नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसमें आज हम देख रहे हैं स्त्री लेखन की समांतरण दुनिया। इसमें भी हमने मनु भंडारी तथा कृष्णा सोबती इनका साहित्यिक परिचय देखा है। और यह आज हम उषा प्रियवदा से आगे देखेंगे। यह जो इतिहास ग्रंथ है यह हम नेट जेआरएफ, सेट परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, इन सभी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है यह इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हम लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो प्रारंभ करते उषा प्रियवदा से। इससे पहले हमने स्त्री लेखन समांतरण दुनिया में हमने मनु भंडारी देखा, कृष्णा सोबती देखा और आप उषा प्रियवदा देख रहे हैं। उषा प्रियवदा का जन्म जो है वो 1931 में होता है। नारी कथा साहित्य को एक दूसरी दिशा की ओर मोड़ देह गाथा से अलग, प्रेम से अलगाव और अकेलेपन की नियति से, पर कथाकार के रूप में उन्हें प्रतिष्ठित करने का श्रेय उनकी कहानी वापसी को जाता है। यानी एक स्त्री लेखन की जो परंपरा थी, उस स्त्री लेखन की परंपरा को एक अलग मोड़ देने के लिए उषा प्रियवदा का नाम पहचान में जाता है। उसमें अलग, प्रेम से अलगाव और फिर अकेलेपन की प्रेम में अकेलापन, यह सब कुछ उषा प्रियवदा जी के साहित्य में देखने को मिलता है। और उसके साथ ही जो उषा प्रियवदा के प्रसिद्धि की जो रचना है वह है उनकी कहानी वापसी। अकेलापन यहाँ भी है, यानी वापसी कहानी में भी अकेलापन है। विघटनशील मूल्य चेतना के कारण बहु बेटे से भरे परिवार में गजाधर बापू अकेले हैं। यानी इस वापसी परिवार का विघटन है और वह उसमें बहू और बेटे के बीच में अनबन होने के बाद जो गजाधर बाबू है वह परिवार से अलग हो जाता है। पर अधिकांश कहानियों में पूर्वी और पश्चिमी संस्कारों का टकराव, विवाह और प्रेम दोनों का अस्वीकार मिलेगा। मछलियाँ इसका प्रतिनिधित्व करती है, यानी मछलियाँ यह कहानी है वह भी प्रतिनिधित्व करती है। उनके उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका 1967 में मछलियाँ की तरह भारतीय और अमेरिकी विचारों संस्कारों की टकराहट है। यानी उनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जो रुकोगी नहीं राधिका, वह 1967 में प्रकाशित होता है। और इसमें जो मछलियाँ कहानी की तरह ही उसमें भारतीय और अमेरिकी संस्कृति की टकराहट दिखाई देती है। राधिका एक और उनके प्रेम संबंधों को काटती है तो दूसरी ओर उन्हें तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वे जुड़ नहीं पाते। उषा प्रियवदा का और एक उपन्यास है जो 55 खंबे लाल दीवारी 55 खंबे, यह एक उनका उपन्यास है। तो लेकिन वे जुड़ नहीं पाते, यानी वह उसकी जो रुकोगी नहीं राधिका में उपन्यास में उसको फिर से उस टूटे परिवार को वह जोड़ना चाहती है। राधिका जो है जोड़ना चाहती है, प्रेम संबंधों को काटती है तो दूसरी ओर उन्हें जोड़ने का भी कोशिश करती है, लेकिन वो जोड़ते नहीं, लेकिन वे जुड़ नहीं पाते। भारत लौटने पर भी वह दुविधाग्रस्त बनी रहती है, वह विवाह नहीं कर पाती। अंत तो गत्वा अकेलेपन का वर्णन करती है। सब मिलाकर यह उच्च मध्य वर्ग का संकीर्ण उपन्यास बनकर रह जाता है। यहाँ पर दूसरे लेखिका है, वह है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग भी 1931 में ही जन्मे हैं। कथा साहित्य पाश्चात्य यौनाचार और का भारतीय अभिलेख है। यानी मृदुला गर्ग का जो कथा साहित्य है वह पाश्चात्य और भारतीयों का युग यौनाचार का अभिलेख है। ऐसा लगता है कि पश्चिमी स्त्रीवादी चेतना से उन्होंने मुक्त यौन व्यवहार को चुन लिया है। यानी पश्चिम में जिस प्रकार यौनिक जो है, जो यौनिक सुख जो है, यौनिक व्यवहार, यौन व्यवहार जो है एक मुक्त है, उसी प्रकार मृदुला गर्ग के साहित्य में भी यौन सुख जो है वह यौन व्यवहार या यौन विचार या यौन स्वातंत्र्य कह सकते हैं हम, यह इसमें मुक्त दिखाई देता है। स्त्री मुक्ति का मुद्दा बनाया है, यानी यौन व्यवहार को चुन लिया और उसमें से स्त्री मुक्ति का मुद्दा या बिंदु बनाया है। जैनेन्द्र का एक फार्मूला है कि जिससे प्रेम करो उससे विवाह मत करो। यानी जैनेन्द्र कहते हैं कि जिससे प्रेम करते हो उससे विवाह नहीं करना चाहिए। इसी फार्मूले को या इसी बात को मृदुला गर्ग ने भी लिया है।
मृदुला गर्ग ने स्त्री मुक्ति से जोड़ दिया है। मुक्ति यौनाचार के अतिरिक्त स्त्री की और कोई समस्या नहीं है, यानी केवल यौनाचार की मुक्ति ही स्त्री की मुक्ति हो सकती है, ऐसा मृदुला गर्ग के साहित्य का सार है। न आर्थिक, न राजनीतिक, न पारिवारिक और न सामाजिक सांस्कृतिक, केवल स्त्री की मुक्ति यानी केवल यौनाचार से मुक्ति ही स्त्री की मुक्ति है। उनके 3 उपन्यास है, यानी मृदुला गर्ग के 3 उपन्यास है। उसके हिस्से की धूप 1976 में प्रकाशित होता है। चित कोबरा जो है यह महत्वपूर्ण उपन्यास है। मैं यानी मैं और मैं जो 1984 में प्रकाशित होता है। मैं और मैं उपन्यास में सामान्यतः विवाह के बाहर के प्रेम संबंध, देह संबंध में फुलफिलमेंट की तलाश की है। यानी मैं और मैं उपन्यास में मृदुला गर्ग के जो विवाह बाहर के संबंध है, यानी विवाह हो जाने के बाद जो पति को छोड़कर अन्य किसी के साथ जो प्रेम संबंध है, देह संबंध है, उसमें ही एक फुलफिलमेंट यानी एक उसमें ही एक सुखद अनुभव और उसी की तलाश की गई है। उसके हिस्से की धूप की मनीषा 2 विवाह करती है, यानी उसके हिस्से की धूप इस उपन्यास की जो नायिका है वह है मनीषा, वह 2 विवाह करती है। तथा तलाकशुदा और प्रेम विवाह वैवाहिक जीवन में भी वह विवेतर प्रेम संबंध रखती है, यानी विवाह होने के बाद भी जो मनीषा है उसके हिस्से की धूप इस उपन्यास की वह विवाह बाहेस यानी विवाह होने के बावजूद भी बाहर प्रेम संबंध रखती है। फुलफिलमेंट और मुक्ति उसी में है। विवाह इसलिए करती है कि मुक्ति या स्वातंत्र्य का स्वाद चख सके, यानी विवाह किसी स्त्री का या किसी लड़के का विवाह हो जाता है तो उसको कुछ चीज़ों के लिए एक स्वातंत्र्य मिल जाता है, एक छूट दी जाती है, तो इसीलिए वह विवाह करती है। विवाह इसलिए करती है कि मुक्ति या स्वातंत्र्य का स्वाद चख सके, यानी कहा जाए तो किसी स्त्री को या किसी लड़की को हम मार्केट नहीं जाने देते, कहीं बाहर नहीं जाने देते, वैसे ऊंचे कहीं बोलने नहीं देते, बड़े लोगों के पास बोलने नहीं देते, कुछ विचार प्रकट नहीं करने देते, लेकिन उसका विवाह हो जाता है उस लड़की का तो उसको बाहर मार्केट में जाने की छूट दी जाती है, उसको बड़े लोगों के साथ बैठने की छूट दी जाती है, बैठने के लिए रोक नहीं लगा दी, यानी कि स्वातंत्र्य मिल जाता है विवाह हो जाने के बाद। और इसीलिए वह मनीषा जो विवाह करती है और बाहर संबंध रखती है। विवाह नहीं होगा तो वह तोड़ेगी क्या। मैं और मैं में जार भाव पूरी ऊंचाई पर है। चित कोपरा अपने सनसनीखेज मुक्त यौन वर्णन के लिए प्रसिद्ध है, यानी चित कोपरा उपन्यास जो है वह सनसनीखेज है, जो भी यौन वर्णन है, जो मुक्त यौन यानी यौनिक शोषण होता है उससे मुक्ति का ही यह है। यानी मृदुला गर्ग के 3 उपन्यासों में ही यौनिक वर्णन दिखाई देता है। यह उनके हिस्से की धूप का एडजस्टमेंट एक्सटेंशन है, यानी हिस्से की धूप उपन्यास का ही एक उसके हिस्से की धूप की मनीषा की तरह चित कोबरा की मनु भी माँ बाप अड़ोस पड़ोस नैतिकता अनैतिकता से मुक्त है, यानी वह उसके हिस्से की धूप की मनीषा नायिका है। उसी प्रकार चित कोबरा उपन्यास की नायिका मनु है और वह अपने माँ बाप पड़ोसी को या नैतिकता अनैतिकता से मुक्ति पाना चाहती है। इससे विदेशी अभिप्रायों और कोड़ों की भरमार है। स्तनों के मसलने का पूरा दृश्य रति रहस्य का एक अध्याय है। इसे पढ़ने के बाद कामशास्त्र या रति रहस्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिलिप राय के ब्रेस्ट में भी स्तन मर्दन का दृश्य है, पर उसे सामाजिक कहाँ गए स्तनों के मसलने का पूरा दृश्य रति रहस्य का एक अध्याय है। इसे पढ़ने के बाद कामशास्त्र या रति पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिलिप राय के ब्रेस्ट में भी स्तन मर्दन का दृश्य है, पर उसे सामाजिक सरोकार से जोड़ दिया गया है। आचार्य रजनीश की संभोग से समाधि से प्रभावित इस पुस्तक में संभोग ही संभोग है, यानी मृदुला गर्ग का चित कोबरा जो उपन्यास है वह आचार्य रजनीश की जो संभोग से समाधि नामक पुस्तक है इससे प्रभावित है। उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह डेफोडिल जेल रहे हैं कि अंतर्वस्तु उपन्यासों के ही मेल है। अन्य महिला कथाकारों में शिवानी, ममता कालिया, सूर्यबाला, नमिता सिंह, राजी सेठ, मंजुल भगत, शशि प्रभा,
शशि प्रभा शास्त्री, कृष्णा अग्निहोत्री, चंद्र किरण सोरेक्सा, मनिका मोहिनी, दीप्ति खंडेलवाल, सुनीता जैन, मृणाल पांडे, नासिरा शर्मा, मेहरुनिसा परवेज, सोमा वीरा, यह महत्वपूर्ण लेखिकाएं हैं। उसके बाद आधुनिकतावाद और प्रगतिशील दृष्टि क्या है, यह भी देखता है। 7वें-8वें दशक में श्रीकांत वर्मा, ज्ञान रंजन, गिरिराज किशोर, दूधनाथ सिंह, राम नारायण शुक्ल, कामता नाथ, गंगा प्रसाद विमल, महेंद्र भल्ला, विजय मोहन सिंह, रविंद्र कालिया, काशीनाथ सिंह, विश्वेश्वर महिप सिंह, इब्राहिम शरीफ, इजराइल रमेश उपाध्याय आदि कहानियाँ लिख रहे थे। यानी आधुनिकता में कौन कौन कहानी लिख रहे थे या आधुनिक काल के आधुनिकतावाद के कौन कौन कहानीकार है, तो मैं फिर से नाम पढ़ता हूँ। यह 7वें-8वें दशक में यह आधुनिकतावाद और प्रगतिशील दृष्टि में कौन कौन कहानियाँ लिख रहा था, तो उसमें है, पहला नाम आता है श्रीकांत वर्मा, दूसरा है ज्ञान रंजन जो कि पिता कहानी लिखने वाले, गिरिराज किशोर, दूधनाथ सिंह, राम नारायण शुक्ल, कामता नाथ और गंगा प्रसाद विमल, महेंद्र भल्ला, विजय मोहन सिंह, रविंद्र कालिया, काशीनाथ सिंह, विश्वेश्वर महिप सिंह, इब्राहिम शरीफ, इजराइल रमेश उपाध्याय, यह जो है यह आधुनिकतावाद में प्रगतिशील दृष्टिकोण से लिख रहे थे। इनमें से अधिकांश लेखकों ने कहानी को लगभग जय हिंद कर दिया है, यानी कुछ लेखकों ने जय हिंद कर दिया यानी छोड़ दिया। इससे स्पष्ट है कि आप कहानी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम नहीं रह गई है। श्रीकांत वर्मा ब्रेन ट्यूमर के कहानीकार है, यानी श्रीकांत वर्मा ब्रेन ट्यूमर के कहानीकार है। उनकी कहानियाँ अनिर्णयात्मक की शिकार है। वह झाड़ी लांघना चाहकर भी नहीं यानी वह श्रीकांत वर्मा की कहानी झाड़ी यानी जो आंचलिक है वह छोड़कर दूसरी लिखना चाहते, वह नहीं लिख पाते। जीना चाहकर भी जी नहीं पाते। कविता के अस्तित्ववाद मुहावरे उनकी कहानियों में भी घुस गए हैं। महेंद्र भल्ला, रविंद्र कालिया आदि में यौन कृतियाँ उसी ढंग की मिलती है जैसे जो ढंग उस समय की कविताओं और उपन्यासों ने अपनाया था। गिरिराज किशोर में विच्युतियाँ तो नहीं है, पर आधुनिकतावाद का अकेलापन और तनाव है। इस कालावधि में कहानीकार दूधनाथ सिंह का उदय और धूमकेतु की तरह होता है, यानी इसी काल में जो दूधनाथ सिंह जो धूमकेतु की तरह एक अचानक से आता है। अस्तित्ववाद, जीवन दर्शन के अलगाव, कटाव और आत्मनिर्वासन आदि को उनकी चरम सीमा तक खींचकर उन्हें रंगीन सूत्रों में बारीकी से बुना गया है। उनकी प्रविधियाँ कहानी पर घने कुहासे की छाया रही है। कहानी की प्रगतिशील भूमिका को रोकने में इन कहानियों का जबरदस्त हाथ था। इतिहास और जीवन विरहित कहानियाँ कब तक टिकती, इसका एहसास होते ही लेखक ने अपना रास्ता बदल दिया है। रीछ, रक्तपात, सपाट चेहरे वाला आदमी उनकी चर्चित कहानी, यानी दूधनाथ सिंह की कौन सी कहानी? रीछ, रक्तपात और सपाट चेहरे वाला आदमी। इन कहानीकारों में महत्वपूर्ण कथाकार है ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह और ज्ञान के कहानियों का मुँह यौनवादी, विप्रोतिवादियों और विद्रुपताओं और अस्तित्ववादी रूमानियत से हटाकर तत्कालीन मध्यवर्गीय विडंबनाओं की ओर मोड़ दिया। यानी इन कहानीकारों ने क्या किया, कहानी में केवल एक यौनाचार ही भरा था। उस यौनाचार से निकालकर जो एक सामाजिक समस्या होती है मध्यवर्ग की, उस मध्यवर्ग की ओर कहानी का रुख जो है इन कहानीकारों ने मोड़ा है। ज्ञान में शिल्प चमत्कार नहीं है, ठोस कथ्य शिल्प का यथार्थ है जिसमें लेखक पूर्णतः तटस्थ है। उनकी कहानियाँ देश का सार्वजनिक दृश्य है, यानी उस देश का सार्वजनिक दृश्य। पिता, अभी जो ज्ञान रंजन की कहानी महत्वपूर्ण है, पिता, घंटा, यात्रा और बहिर्गमन में सार्वजनिक दृश्य का इस तरह उद्घाटन किया है। यानी ज्ञान रंजन की हम पिता कहानी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यह पिता हर परिवार में जी रहा है। इस प्रकार यानी पूरे समाज का चित्रण दिखाई देता है। समकालीन कहानियों के ठीक विरुद्ध खड़ा दिखाई पड़ता है। उसका पिता पुराने पिता की दादी बाबा से एकदम अलग है। घंटा का बुद्धिजीवी थोड़ी उछल कूद के बाद अपने एक्वेरियम में लौट आता है। यह एक युगीन यथार्थ का वायरस है। यात्रा में थीम मृत्युबोध की है।
किंतु परिणति पदार्थीकरण की यानी जो ज्ञान की यात्रा कहानी है उसमें जो थीम है उस कहानी की वह मृत्यु बोध की है, लेकिन जो परिणति जो है वो पदार्थीकरण की है। उनका नायक झटके से पदार्थीकृत नहीं होता है बल्कि सचेत भाव से होता है। बहिर्गमन में तो तत्कालीन साहित्यकारों चित्रकारों का स्वार्थपरक परिदृश्य में उन्हें पूरी तरह नंगा कर देता है। कुछ मेल कुछ मेलोड्रामेटिकल कुछ मेलोड्रामेटिक ई टच के बावजूद लेखक की पहरेदारी उस जैसे अनेक लोगों को जिलाए देखती है। काशीनाथ सिंह गांव के कथाकार यानी काशीनाथ सिंह जो है यह गांव के कथाकार है। शिल्प के धनी कहानियों में जितने अधिक प्रयोग काशी ने किए हैं उतने बहुत कम लोगों ने किए। यानी काशीनाथ सिंह ने जितने कहानी में गांव का चित्रण किया है उतना और किसी ने नहीं किया। काशी के पास टकटकी और धारदार भाषा है जो उसकी नितांत अपनी है। यानी काशीनाथ सिंह की जो भाषा है जहाँ वह धारदार भाषा है वह किसी के पास नहीं है। उनका उनका जोकुल मिजाज उनको अपने से तटस्थ बना देता है, इसलिए आत्मपरक कहानियाँ आत्मपरक बन जाती है। उदाहरण के लिए उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी कविता की नई तारीख, यानी कविता की नई तारीख, यह कहानी कितनी इम्पोर्टेंट है और काशीनाथ सिंह की कहानी है कि कविता की नई तारीख। कविता की नई तारीख यह कहानी काशीनाथ सिंह की याद रखिए। वह अपने जिंदा बचा लेते हैं अपने ढंग से। आज की गहमा गहमी में एक आदत आदमी को बचा लेने की चिंता ज्ञान को भी है, काशी को भी है। कभी कभी वह सुधीर घोषाल जैसी फार्मूला कहानी में भी उलझ जाते हैं। लाल किले का बाज, यानी काशीनाथ सिंह की और एक कहानी है लाल किले का बाज, अपने अंतर्विरोध में अधिक यथार्थ है। काशी की कहानियाँ तत्कालीन हिंदी कहानियों की एक रस्ता वादग्रस्तता से मुक्त सामान्य व्यक्तियों की कहानियाँ हैं। बावजूद इसके कि जोकुलर मिजाज जहाँ तहाँ बाधक भी हुआ है। यानी काशीनाथ सिंह की कहानी कौन सी है? कविता की नई तारीख और सुधीर घोषाल और चेहरे की, यह उनकी चर्चित कहानियाँ हैं। पिछले दशक में जनवादी कहानियों का जोर रहा है, वे जनवादी आदि कहानियाँ कम हैं। रमेश उपाध्याय, स्वयं प्रकाश और नमिता सिंह नव जनवादी कहानीकार है। यानी जनवादी कहानीकार कौन है? रमेश उपाध्याय, स्वयं प्रकाश और नमिता सिंह, यह जो है जनवादी कहानीकार है। रमेश और नमिता की कहानियाँ फार्मूलाबद्ध हैं। स्वयं प्रकाश बारीकी से कहते हैं पर फाकों से फार्मूले झांक जाते हैं। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता पर असगर वजाहत से कुछ अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। हिंदू सिख सदस्य पर तेजिंदर की कहानियाँ दृष्टव, यानी हिंदू सिख सदस्यों पर किसने कहानियाँ लिखी? तो तेजिंदर नामक कहानीकार ने कहानियाँ लिखी है हिंदू सिख पर। अभी हाल में कुछ कहानीकारों ने मिखाइल गोरछाओव के ग्लास नोट्स और पेरिस्त्रोइका के प्रभाव में पार्टी के फार्मूले और पार्टी की तानाशाही के विरुद्ध में कहानियाँ लिखी है। लेकिन ये लोग तथाकथित सही मार्क्सवादी फार्मूले की गिरफ्त में फंस जाते हैं। इधर उदय प्रकाश ने कहानी की नई जमीन तोड़ी है, इसका प्रमाण है उसका कहानी संग्रह पाल गोमरा का स्कूटर। यानी उदय प्रकाश का एक कहानी संग्रह है, उसका नाम है पाल गोमरा का स्कूटर, और इसने जो कहानी की जो ज़मीन थी, पुरानी परिपाटी थी, उसको तोड़कर आगे निकल जाती है। अब यहाँ से निबंध और आलोचना यह प्रारंभ होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वैचारिक निबंधों को उत्कर्ष की चरम ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो वैचारिक निबंध लिख रहे थे उस वैचारिक निबंध को उत्कर्ष की चरम ऊंचाई पर यानी सफलता पर पहुंचाया था। मुख्यतः मनोविकार संबंधी निबंधों को इसलिए छायावाद उत्तर काल में हिंदी निबंध अन्य दिशाओं की ओर मुड़ा। यानी फिर मनोविकार संबंधी जो भी निबंध थे उसको उत्तर छायावाद काल में, यानी छायावाद समाप्त होने के काल में ही उस निबंध को एक अन्य दिशाओं में ले जाने का काम किया। जहाँ तक विधारात्मक निबंधों का सवाल है, यानी विधारा यानी किसी धारा में वह नहीं है, समीक्षात्मक निबंध ही अधिक लिखे गए।
समीक्षात्मक निबंध अधिक लिखे। व्यक्तित्व व्यंजक निबंधों की संख्या भी काफ़ी बड़ी है। संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वर्णन, रिपोर्टाज आदि का समावेश भी निबंध में होता है। यानी निबंध के साथ ही निबंध में किस विधा का समावेश है, तो संस्मरण है, रेखा चित्र है, यात्रा वर्णन, रिपोर्टाज, इस निबंध में इसका समावेश है। फिर भी संस्मरण, रेखा चित्र आदि की अपनी शिल्पगत विशेषताएं हैं। रेखा चित्र और रिपोर्टाज अपनी वस्तुनिष्ठता में संस्मरण की व्यक्तिनिष्ठता से अलग हो जाता है। निबंध में व्यक्ति व्यंजक निबंधों में, यानी निबंध में भी जो व्यक्ति व्यंजक निबंध है उसमें किसी न किसी तरह इन सभी का समावेश होता है। निबंध के विभिन्न रूपाकारों का विकास विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में होता है। इतिहास के बदल जाने पर महापुरुषों के संस्मरणों द्वारा उनके मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला जाता है। यानी इतिहास यदि बदल जाता है, फिर इतिहास में जो भी महापुरुष हुए उसके संस्करणों पर या संस्मरणों पर एक नया प्रकाश डालने का काम किया जाता है। लेकिन जो जो प्रतिभा भंजन की प्रक्रिया आगे बढ़ती गई, त्यों त्यों लोगों की दृष्टि लघु मानव की ओर भी गई। इन छोटे छोटे मनुष्य के कुछ ऐसे मार्मिक पहलू उभारे गए जो तथाकथित महापुरुषों में नहीं दिखाई पड़ते। इन संस्करणों में आदमी की बुनियादी इंसानियत को उभारने का काम प्रयास किया है। महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र में ऐसे ही मामलों के संस्मरण रेखा चित्र हैं। यानी महादेवी वर्मा के जो अतीत के चलचित्र है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण इनका संग्रह, इनके निबंधों में भी संस्करण और रेखा चित्र है। रिपोर्टाज अखबारी खबर का ही संवेदनात्मक रूप है। यानी अखबारी खबर का ही एक संवेदनात्मक रूप यानी रिपोर्टाज है। इसके सबसे अधिक महत्वपूर्ण निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी इन सभी में जो महत्वपूर्ण निबंधकार है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके ललित निबंधों में सांस्कृतिक विरासत के वर्चस्व के साथ नवीन जीवन बोध है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार है और इनके ललित निबंधों में सांस्कृतिक विरासत है और सांस्कृतिक विरासत के वर्चस्व के साथ एक नवीन जीवन बोध भी दिखाई देता है। उत्कंठ जीविका, नई सामाजिक समस्याओं के बीच राह पाने की ललक सर्वत्र दिखाई पड़ती है। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व लचीला और निरंतर विकासमान है। यानी द्विवेदी जी एक निरंतर विकासमान व्यक्तित्व की तरह है और एक निरंतर उनके साहित्य पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें विकास हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। देश काल की नई गत्यात्मक विचारधारा से वे अपने को सहज ही जोड़ लेते हैं। इस जोड़ का मतलब यह है कि वे अपनी ऐतिहासिक दृष्टि को नए सिरे से समंजित करते रहते हैं। विद्वत्ता और सहृदयता का संयोग विरल होता है। यह संयोग या तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी में दिखाई पड़ता है या हजारी प्रसाद द्विवेदी में। गुलेरी जी अतीत के व्यक्तित्व पर कसकर प्रहार करते हैं। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी यह इनके निबंध लिखते समय जो अतीत के व्यक्ति पर वह कसकर प्रहार करते हैं। द्विवेदी जी प्राय संस्कृति के गत्यात्मक आयामों को नवीनता से जोड़ते हैं। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वह क्या करते हैं, संस्कृति को एक गत्यात्मक आयामों पर एक नवीनता देने का काम करते हैं। उसके लिए हार्दिकता का भाव होते हुए भी छोड़ना जरूरी समझते हैं। उसकी जगह पर नए बदलाव का स्वागत ही नहीं करते बल्कि उसे धार भी देते, यानी नए बदलाव को स्वीकारते हैं। उनके निबंध है अशोक के फूल और गल्पलता में मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, कुटज, अशोक पर्व उनके निबंधों के संग्रह है। यानी उनके निबंधों के संग्रह कौन से है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की तो अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, कुटज और अशोक पर्व, यह जो है द्विवेदी के निबंध संग्रह है। यदि द्विवेदी जी के ललित निबंधों की विकास यात्रा का लेखा जोखा लेना हो तो कहना न होगा कि संघर्ष के कारण प्रवर्तित निबंधों में जीवन उन्मुखता और भी निखट उठी है। यानी यह बच्चन सिंह का कथन द्विवेदी जी के निबंध साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। यदि द्विवेदी जी के ललित निबंधों की विकास यात्रा का लेखा जोखा लेना हो तो कहना न होगा कि संघर्ष के कारण प्रवर्ती निबंधों में जीवन उन्मुखता और भी निखट उठी है। अशोक के फूल, शीरीष का फूल, वसंत आ गया, आम फिर बोरा गए और अनंतर में कुटज और देवदारू की तलाश करते हैं।
यानी उनके निबंध संग्रह है। फिर से पढ़ता हूँ, अशोक के फूल, गिरीश का फूल, बसंत आ गया, आम फिर बोरा गए, अंतरकुटज और देवदारू की तलाश करते हैं। यानी देवदारू की ओर, जो देवदारू पेड़ होते हैं उसका भी चित्रण अपने निबंधों में करते हैं। अशोक, शिरीष और आम में उल्लासित आवेग सांस्कृतिक सम्मोहन बदलाव का चित्रण है। तो कुटज में जीवी विशाखा, कुटज क्या केवल केवल जी रहा है, यानी कुटज क्या है, केवल जी रहा है। वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं आता, अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता, आत्म आत्म उन्नति के लिए आत्म उन्नति के हेतु नीलम नहीं धारण करता, दांत नहीं निपोड़ता, जीता है और शान से जीता है। यानी जो कुटज जो है एक शान से जीता है, किसी के लिए जीने के लिए किसी से आगे मदद नहीं मांगता, यानी घमंड नहीं करता, खुद का जीवन खुद के शान पर ही जीता है। कहाँ से मिली है अनुतोक भय वृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि, यूं जीवी विषा यह लौकिकता, सामूहिकता और वैयक्तिकता उनके निबंधों में मूल धर्म है। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में कौन कौन से धर्म है, तो जीवी विषा, यह लौकिकता और सामूहिकता और वैयक्तिकता उनके निबंधों के धर्म है। द्विवेदी जी ने पंडिताई अर्जित की है, किंतु मनुष्यता सहजता उनकी प्रकृति है। यानी द्विवेदी जी की प्रकृति क्या है, सहजता एवं मनुष्यता उनकी प्रकृति है, और पंडिताई उन्होंने धारण की हुई, अर्जित किया, धारण की हुई, प्राप्त की हुई। इसलिए पांडित्य को सहजता की ओर ले जाना उनका स्वभाव है। इस इतिहास, पुराण, साहित्य के गंभीर से गंभीर तथ्य को उठाते हुए वे उसे प्राय गांव से संबंध रखते करते हैं हुए सामायिकता से जोड़ देते हैं। अंत उनके निबंध न तो गंभीरता का तेवर तोड़ते हैं और न सहजता का बाना। यानी यह इम्पोर्टेंट कथन है, यह बच्चन सिंह का कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों के बारे में। न अंततः उनके निबंध तो गंभीर का तेवर तोड़ते हैं और न सहजता का बाना। उनके निबंधों की रचना प्रक्रिया में पांडित्य और सहजता का तनाव देखा जा सकता है, पर इस तनाव को पकड़ पाने के लिए पाठकों को भी पांडित्य के संदर्भों की जानकारी होनी चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण कथन है। इसके अभाव में निबंधों के सौंदर्य बोध को समग्र आयत्ता नहीं किया जा सकता। प्राय उन्होंने संदर्भों को कालिदास की कृतियों से उठाया है। यानी जो भी निबंधों में संदर्भ दिए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तो उन्होंने कालिदास के ग्रंथों से, कालिदास के कृतियों से वह संदर्भ लिए हैं, क्योंकि वे संदर्भ कृतियों के संदर्भ न होकर भारतीय संस्कृति के संदर्भ हो जाती है। यानी उस कालिदास के साहित्य से उन्होंने संदर्भ लिए, लेकिन वो उस कालिदास के कृतियों के संदर्भ न होकर एक भारतीय संस्कृति के संदर्भ वो बन जाते हैं। अशोक, शिरीष, सहकार, कुटज ऐसे ही संदर्भ हैं। इन संदर्भों को नई स्थितियों में रखकर संदर्भ को बदल देने का मतलब है ललित निबंध। यानी जो इन संदर्भों को यानी पुराने संदर्भों को नए स्थितियों में रखकर फिर उसके संदर्भ बदल देना, इसको ललित निबंध कहते हैं। कहीं कहीं जब संदर्भों की बहुलता सहजता पर हावी हो जाती है तो तनाव की पकड़ ढीली पड़ जाती है, किंतु ऐसी जगह कम है। भाषा की लय, गुम्फित पदावली, विषयांतर, वस्तुओं के बिंबात्मक चित्र आदि निबंधों को एक तान अन्वितिपूर्ण और संश्लिष्ट बना देते हैं। निबंधों जैसी विधा में द्विवेदी जी की भाषा को अपनी जमीन मिल जाती है। ललित निबंधों के अतिरिक्त द्विवेदी जी ने विचारपरक, शोधपरक और समीक्षात्मक निबंध भी लिखे हैं। यानी द्विवेदी ने ललित निबंध के साथ कौन से निबंध लिखे हैं, उसमें लिखे हैं विचारपरक निबंध लिखे हैं, शोधपरक लिखे हैं, समीक्षात्मक निबंध भी द्विवेदी ने लिखे हैं। अभी यहाँ पर दूसरे निबंधकार है विद्यानिवास मिश्र। गुलेरी द्विवेदी परंपरा के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व व्यंजक निबंधकार है। यानी विद्यानिवास मिश्र ने भी बहुत सारे निबंध लिखे हैं और वह भी द्विवेदी और गुलेरी की परंपरा के महत्वपूर्ण निबंधकार है, और उन्होंने व्यक्तित्व व्यंजक निबंध लिखे हैं। ललित निबंधों के अतिरिक्त उन्होंने कालिदास, भवभूति व्यास के काव्यार्थ आदि पर भी लिखा है। यानी विद्यानिवास मिश्र ने जो ललित निबंध तो लिखे हैं, ललित निबंधों को छोड़कर भी उन्होंने कालिदास, भवभूति व्यास के काव्यार्थ, इन पर भी उन्होंने निबंध लिखे हैं, पर कहीं भी उसका लालित्य नहीं छूटता। उनके निबंधों का अपना रूप
अपना रूप है, शैली है। यानी विद्यानिवास मिश्र के बारे में बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि पर कहीं भी उनका लालित्य नहीं छूटता। यानी वह कालिदास, भवभूति, व्यास के बारे में लिखते हैं, लेकिन कहीं पर भी उनका जो लालित्य है वह नहीं छूटता। उनके निबंधों का अपना रूप है, अपनी शैली है। उनके ललित निबंधों में विषयांतर नहीं है, कहन पद्धति है। यानी उनके विद्यानिवास के निबंधों में जो ललित निबंध है उसमें एक विषयांतर नहीं है, एक ही विषय पर है, यानी कहन पद्धति है। उसमें स्मरण, लोकमंगल, लोकमन, घुमकड़ी, वतकही काव्यशास्त्र का आह्लादक घोल है। निबंधों के मूल में करुणा है, भावुक भाव है, मन का वैपुल्य है, अनासक्त जिजीविषा है, जिनमें भारतीय संस्कृति की अंत सलीला का प्रवाह है। सब मिलाकर वे भावगत दृष्टि के सृजनात्मक निबंधकार है। यानी बच्चन सिंह ने किसको भावगत दृष्टि से सृजनात्मक निबंधकार कहा है? तो विद्यानिवास मिश्र को कहा है। जहाँ राजनीति मुकर है, निबंध कमजोर है। यानी यह भी कथन इम्पोर्टेंट है। जहाँ राजनीति मुकर है, निबंध कमजोर है। तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट। यानी वह विद्यानिवास मिश्र के निबंध का संग्रह कौन से? जहाँ राजनीति मुकर है, निबंध कमजोर है। तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। जीवन उपलब्ध है, जीवन सौभाग्य है, शिरीष की याद आई। उनके निबंध संग्रह है। यानी किसके? विद्यानिवास मिश्र के। अभी कुबेरनाथ राय ने इस परंपरा में अच्छे निबंध लिखे। यानी ललित निबंधकारों में कुबेरनाथ राय भी आते हैं। हास्य व्यंग्य लिखने में बेढ़व, बनारसी, हरिशंकर परसाई, केशव चंद्र वर्मा, शरद जोशी, रविंद्रनाथ त्यागी आदि। यानी जो व्यंग्यात्मक निबंध लिखे, हास्य व्यंग्यात्मक निबंध लिखने में बेढ़व, बनारसी आते हैं। हाँ, हरिशंकर परसाई, ये तो महत्वपूर्ण है। केशव चंद्र वर्मा, शरद जोशी, रविंद्रनाथ त्यागी, यह हास्य व्यंग्यात्मक निबंध लिखने में प्रसिद्ध हैं। हरिशंकर परसाई आरसे से व्यंग्य लिख रहे हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनके व्यंग्य छपते हैं। उनके व्यंग्य सामान्य मूलतः विसंगतियों से संबंध होते हैं। मूल चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक या पीढ़ीगत, उनका लक्ष्य प्रहार करना ही होता है। यानी वे मूल्य कौन सा ही हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो या सामाजिक हो, उनका हरिशंकर परसाई का लक्ष्य एक ही है कि उस पर व्यंग्य कसा जाए। वे धीरे से किंतु नाटकीय ढंग से मूल्य के दलालों को नंगा कर देते। यानी वह जो मूल्य की विघटन करते हैं, मूल्यों के दलाल है, उन पर वह व्यंग्य कसते हैं। भूत के यानी उनके निबंध है भूत के पाँव, समाचार का ताबीज़ और निठल्ली की डायरी। यह जो है एक व्यंग्य निबंध संग्रह है हरिशंकर परसाई के। यहाँ पर अगला दौर प्रारंभ होता है। संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्त, आत्मकथा और जीवनी, यह यहाँ से प्रारंभ होता है। संस्मरण रेखाचित्रों के प्रवर्तक लेखक पद्म सिंह शर्मा। यानी संस्मरण रेखाचित्र इन विधाओं के प्रवर्तक कौन है? तो पद्म सिंह शर्मा है। पद्म सिंह शर्मा का जन्म 1876 में होता है और पद्म सिंह शर्मा की मृत्यु 1932 में होती है। उनके रेखाचित्र पद्म सिंह शर्मा के रेखाचित्र कौन से है? पद्म पराग और संस्मरण है पद्म सिंह शर्मा के प्रबंध मंजरी में संग्रहित है। इस दिशा में शांति प्रिय द्विवेदी, श्री राम शर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि उल्लेख हैं। यानी संस्मरण रेखाचित्र और यात्रा वर्णन लिखने में तथा आत्मकथा और जीवनी लिखने में कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी भी है, श्री राम शर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी यह भी है। महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं और पंथ के साथी में उनके संस्मरण रेखाचित्र संग्रहित है। यानी संस्मरण रेखाचित्र संग्रहित महादेवी वर्मा के कौन से है? तो अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पंथ के साथी, यह उनके रेखाचित्र एवं संस्मरण संग्रहित है। रामवृक्ष बेनीपुरी के कुछ आत्मीय संस्करण। अभी रामवृक्ष बेनीपुरी के जो प्रसिद्ध संस्करण है माटी की मूर्ति, जो हमारे नेट के पाठ्यक्रम में है, माटी की मूर्ति और रेखाचित्र है। गेहूं और गुलाब भी है, यह भी महत्वपूर्ण है, में संकलित है। कथा संस्करण रेखाचित्र दोनों का अद्भुत मिश्रण निराला के बिल्लेसुर, बकहीरा और कुल्ली भाट में देखा जाता है। यानी निराला ने भी रेखाचित्र एवं संस्मरण लिखे हैं। निराला के रेखाचित्र एवं संस्करण के संग्रह का नाम है बिल्लेसुर, बकरीहा और कुल्ली भाट, यह जो है निराला के हैं।
यात्रा वृत्तांत लिखने वालों में राम नारायण मिश्र, सत्यदेव परिव्राजक, राहुल सांस्कृत्य, यशपाल, देवेंद्र सत्यार्थी, आगे भारती आते हैं। और इसके बाद भी जो यात्रा वर्णन लिखने वाले जो लेखक थे उनमें प्रमुख थे राम नारायण मिश्र, सत्यदेव परिव्राजक, राहुल सांस्कृत्य, यशपाल, देवेंद्र सत्यार्थी, यूँ आगे आगे का ही नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आगे। आत्मकथाएं हिंदी में बहुत कम है, यानी आत्मकथाएं जो यह इतिहास ग्रंथ जब प्रकाशित हुआ तब आत्मकथाएं हिंदी में बहुत कम लिखी गई थी। लेकिन आज के दौर में 2024 के दौर में या 2024 के बाद 24 तक बहुत सी आत्मकथाएं प्रसिद्ध प्रकाशित हुई है। हिंदी की पहली आत्मकथा बनारसी जैन की अर्धकथानक 1641 है, यानी हिंदी की पहली आत्मकथा जो है बनारसी दास जैन की अर्धकथानक जो 1641 में प्रकाशित होती है, यह हिंदी की पहली आत्मकथा है। पश्चिम में भी इस समय तक कोई आत्मकथा नहीं लिखी थी, यानी 1641 में या 1641 तक पाश्चात्य साहित्य में भी या पाश्चात्य देशों में भी कोई आत्मकथा नहीं लिखी गई थी। पश्चिम में आधुनिक आत्मकथाओं की सारी विशेषताओं के बावजूद यह पद्यबद्ध है, यानी पश्चिमी आधुनिक आत्मकथाओं की विशेषताओं में जो वहाँ अर्धकथानक है बनारसी दास जैन का, वह एक आत्मकथा नहीं एक पद्यात्मक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ आप बीती कुछ जगबीती को आत्मकथा का पहला प्रयास माना जा सकता है, यानी भारतेंदु की एक रचना है कुछ आप बीती कुछ जगबीती, इसको भी आत्मकथा की श्रेणी में रखा जाता है और इसको भी हिंदी का पहली आत्मकथा मानी जाती है। यदि भी यह अधूरा यानी भारतेंदु की अधूरी कृति है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती, और लेकिन इसको भी एक आत्मकथा स्वीकार किया जाता है। ठीक ठिकाने की आत्मकथा है राजेंद्र प्रसाद, राहुल सांस्कृत्य और हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है, यानी ठीक आत्मकथा के तत्वों को, आत्मकथा के गुण को या आत्मकथा का जो भी दायरा होता है उस दायरे में उस दायरे को पूरा करते हुए आत्मकथा किन किन लेखकों ने लिखी है, तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, राहुल सांस्कृत्य ने लिखी है, हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। जीवनी लेखन की दिशा में कुछ बहुत अच्छे प्रयास हुए हैं, यानी जीवनी लिखने में भी कुछ अच्छे प्रयास हुए थे। जीवनी किन किन ने लिखी है, रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना, यानी रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना, यह निराला की जीवनी लिखी है, निराला की साहित्य साधना भाग 1। और विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर ने एक आवारा मसीहा नामक जीवनी लिखी है। अमृत राय का कलम का सिपाही और विष्णु चंद्र शर्मा के नजरुल इस्लाम और मुक्तिबोध की जीवनियाँ द्रष्टव्य हैं। अभी यहाँ से आलोचना प्रारंभ होती है। शुक्ल जी के कालावधि में ही उनकी विचारधारा से मुक्त होने का प्रयास आरंभ हो गया था, यानी शुक्ल जी के कालावधि में ही आलोचना जो है उभर कर आई थी। जिस समय शुक्ल जी का यश अपनी पूरी ऊंचाई पर जा पहुंचा था, उसी समय नंद दुलारी वाजपेयी ने शुक्ल जी की त्रुटियों का उल्लेख करते हुए नवीन पद्धति के निर्माण की चेष्टा की। जिस प्रकार शुक्ल जी जो है साहित्य क्षेत्र में यश प्रदान कर रहे थे या यश के एक उच्च ऊंचाई पर थे, तभी नंद दुलारी वाजपेयी ने उनकी त्रुटियों को निकालने का प्रयास किया और फिर उसको एक नवीन पद्धति में निर्माण किया गया, एक नवीन पद्धति में ढालने का काम किया। शुक्ल जी से वाजपेयी जी की टकराहट पहले पहल छायावादी काव्य संदर्भ में हुई, यानी सबसे प्रथम शुक्ल जी और वाजपेयी इन दोनों में किस विषय पर टकराहट हुई, तो छायावादी काव्य संदर्भ में हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी और नगेंद्र के सामने भी शुक्ल जी का व्यक्तित्व इतनी दृढ़ता और अडिगता में स्थापित हो चुका था कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अपनी स्वतंत्रता के लिए उनमें टकराहट अनिवार्य थी। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी बहुत से शुक्ल जी के मतों का खंडन किया है। इन तीनों समर्थकों आलोचकों ने शुक्ल जी के टकराहट एक और उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। यानी कौन तीन थे, तो उसमें तीन थे, देखो शुक्ल जी की त्रुटियां निकालने में वाजपेयी थे, जो नंद दुलारी लाल वाजपेयी थे, उसके बाद और एक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी और नगेंद्र, यह तीन जो थे, इन तीनों ने शुक्ल जी के साहित्य में त्रुटियां आई उनके मतों का खंडन किया है। इन तीनों समर्थक आलोचकों ने शुक्ल जी के टकराहट एक और
एवं उनकी श्रेष्ठता स्वीकार किया और दूसरी ओर उनके लिए नया मार्ग ढूंढकर हिंदी आलोचना को आगे बढ़ाई। यह महत्वपूर्ण कथन है और यह परीक्षा में पूछा गया है बहुत बार। तो यह है, इन तीनों समर्थक आलोचकों ने शुक्ल जी से टकराकर एक और उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार किया और दूसरी ओर अपने लिए नया मार्ग ढूंढकर हिंदी आलोचना को आगे बढ़ाया। यह बच्चन सिंह का कथन है। नवीन पद्धति का निर्माण करके भी इन्हें सामान्यतः शुक्ल संस्थान के आलोचक के रूप में भी स्वीकार करना चाहिए। यानी इनको बच्चन सिंह जो शुक्ल जी के पक्ष में या शुक्ल युग में ही रखते हैं। अभी यहाँ पर उनके जो पहले आलोचक है उनका नाम है नंद दुलारी वाजपेयी। नंद दुलारी वाजपेयी का जन्म 1906 में होता है और उनकी मृत्यु 1968 में होती है। सबसे पहले वाजपेयी ने शुक्ल जी की सीमाओं को उद्घाटित किया। यानी सबसे पहले शुक्ल जी पर आलोचना किसने लिखी, तो नंद दुलारी वाजपेयी ने किया और उन्होंने जो शुक्ल जी की जो ये थी सीमाएं थी, उस सीमाओं को उन्होंने उद्घाटित किया। उन्होंने छायावादी काव्य के संदर्भ में शुक्ल जी के दृष्टिकोण को नवीन साहित्यिक संवेदना के उपयुक्त नहीं माना। यह नंद दुलारी वाजपेयी के बारे में कौन कह रहा है, तो बच्चन सिंह कह रहा है। उनका कहना था कि अपने पूर्वग्रह और द्विवेदीकालीन संस्कारों के कारण शुक्ल जी छायावादी काव्य के साथ न्याय नहीं कर सकते। वाजपेयी की समीक्षात्मक दृष्टि के निर्माण में छायावादी काव्य का प्रमुख योग रहा है। उनकी नूतन कल्पना छवि योग, भावों और भाषा रूपों की ओर में विशेष आकृष्ट हुई है। अपने समकालीन संस्करणों में रत्नाकर तथा साकेत की रुआसी अभिव्यक्तियाँ उन्हें आकर्षक लगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के भाषा संबंधी परिष्कार एवं सुरुचिपूर्ण संपादन को महत्व देते हुए भी उनके साहित्य को उन्होंने अत्यंत साधारण कोटि का माना है। प्रेमचंद के आदर्श की भी वे अधिक प्रशंसा न कर सके। यानी नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रेमचंद की साहित्य की भी प्रशंसा न की है, ज़्यादा नहीं की है। उस समय के भारत में प्रकाशित लेख उनकी नवयोचित तेजस्विता, परखता और पेनी दृष्टि के कारण छायावादी काल की आलोचना के दस्तावेज बन गए। सन 1941 में जब वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुए, यानी नंद दुलारी लाल वाजपेयी यह जो है 1941 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक बनाए, उनकी दृष्टि में क्रमशः संतुलन आता गया। वह पेशा ही ऐसा है जो व्यक्ति को संतुलित बनाता है। यानी कौन सा पेशा है व्यक्ति को संतुलित बनाता है, तो अध्यापक का। और इसके साथ ही शंका पैदा होती है कि क्या वह धार को कुंठित तो नहीं करता। जो भी हो, किंतु इसके बाद वाजपेयी के लेखन में संतुलन और वैविध्य आया। इस दौर में उनके कई ग्रंथ प्रकाशित हुए। यानी यहाँ पर जो नंद दुलारी वाजपेयी के कौन से ग्रंथ हैं, तो आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, कवि निराला, राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य निबंध भी है। आधुनिक साहित्य और नया साहित्य नए प्रश्न में संग्रहित है। यानी नंद दुलारी वाजपेयी का आधुनिक साहित्य जो है किसमें है, तो नया साहित्य नए प्रश्न में संग्रहित है। संग्रहित निबंधों में उनका संतुलन देखा जा सकता है। साकेत, कामायनी, प्रेमचंद, गोदान आदि निबंध इसलिए लिखे जान पड़ते हैं कि 20वीं शताब्दी में लिखे संकलित निबंधों को संग्रहित किया जा सके। इन निबंधों में वाजपेयी जी ने किसी आलोच्य ग्रंथ पर अपने पूर्वग्रह को लादा नहीं है, बल्कि इन ग्रंथों को स्वयं समीक्षा सरणी के ही रूप में ग्रहण किया है। इनकी आलोचना करते समय उनमें अनुस्तुत आधुनिकता और नवनिर्माण के प्रयास को बराबर दृष्टि में रखा गया है। काव्य में उन्होंने मुख्यतः सौंदर्य अनुसंधान किया है और वह सौंदर्य अनुसंधान जीवन चेतना से संप्रत है, किंतु कथा और नाटक के आलोचक के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से मूल जीवन चेतना और सामाजिक प्रभाव तथा उनके परिष्कार का आकलन करते हैं। जैनेन्द्र के सीमित दृष्टिकोण, वैविध्यहीनता, काल्पनिकता और हास्य उन्मुखी मूल्यों पर कदाचित पहली बार प्रहार किया।
इसी तरह शेखर शेखर एक जीवनी के संबंध में वे एक प्रश्न उठाते हैं, यानी नंद दुलारी वाजपेयी शेखर एक जीवनी के संबंध में एक प्रश्न उठाते हैं कि कला और निरीक्षण संबंधी लेखन की मार्मिकता और गहरी पैठ हमको कहाँ ले जाती है। आष्का के उपन्यास संसार को वे सजीव पर उनके प्राणियों को निर्जीव कहते हैं। यानी उपेंद्रनाथ आष्का का एक उपन्यास है सजीव, लेकिन उन पर जो वाजपेयी जो है उसको निर्जीव बताते हैं। जाहिर है कि वे कलागत प्रौढ़ता को स्वयं सिद्ध और मनोवैज्ञानिक पैठ को आत्मसाध्य नहीं मानते। इनके साथ उच्चतर नैतिक मूल्यों का समीक्षाकृत होना अनिवार्य है। प्रसाद के नाटकों को स्वच्छंदतावादी और लक्षणिक नायक मिश्र को नाटकों को यानी जयशंकर प्रसाद के नाटकों को स्वच्छंदतावादी कहा जाता है और लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों को पुनरुत्थानवादी कहना उनके मौलिक चिंतन और यथार्थ की पहचान का एक, यानी यहाँ पर एक वह नंद दुलारी वाजपेयी का परियाचक है। मैं फिर से पढ़ता हूँ और परीक्षा में पूछे जाने योग्य यह कथन है। प्रसाद के नाटकों को स्वच्छंदतावादी और लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों को पुनरुत्थानवादी कहना उनके मौलिक चिंतन और यथार्थ की पहचान का परियाचक है। यह बच्चन सिंह नंद दुलारी वाजपेयी के बारे में कह रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।